हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में किया था। अब हमारा लेसन चल रहा है 9 लेसन थीम 9 और लास्ट वीडियो में हमने किया था अकबरनामा और बादशाहनामा, जो क्रॉनिकल्स है जो हिस्टोरियंस ने लिखे हैं, जो कोर्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने लिखे थे। उसके बाद हमने किया दैवीय शक्ति, जो राज्य इनको मुगलों का जो साम्राज्य था वो क्या कहते थे कि वो दैवीय शक्ति है, भगवान की तरह उनके ये अर्पण किया गया है, भगवान की तरह उन्हें दिया गया है लोगों के ऊपर राज्य करने के लिए। जी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और उसके साथ मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन भी दिए थे बेटा, जो बीच में क्लियर थे बिल्कुल। अब हमारा सब टॉपिक है 6, राजधानियां और दरबार, कैपिटल्स एंड कोर्ट्स। राजधानियां क्यों लिखा गया? कि जो मुगलों ने बार बार राजधानियां चेंज की 16वीं और 17वीं शताब्दी में, उन्होंने कई बार अपनी लगातार मुगलों ने बड़ी तेजी से अपनी जो राजधानी थी उनको स्थानांतरित किया। जो उनका जो मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल था उनकी राजधानी नगर होता था। जो उन्हें सबसे अच्छा होता था, उनको क्या लगता था, बल्कि उनका दिल होता था एक तरह से, कैपिटल सिटी। कैपिटल सिटी ऑफ मुगल फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड। 16वीं और 17वीं शताब्दी में उन्होंने लगातार अपनी जो कैपिटल सिटी को, अपनी राजधानी के नगर को बदला। सबसे पहले बाबर, आपको पता है बाबर कब आया था? 1526 में। बाबर टुक ओवर लोधी कैपिटल आगरा। सबसे पहले बाबर ने लोधियों की जो कैपिटल थी आगरा के ऊपर कंट्रोल किया। ड्यूरिंग हिज 4 years ऑफ रेन, 4 साल का रेन था। आपको पता है कि उसकी डेथ कब हुई थी? 1530 में। 4 साल के समय में उसने कहाँ पे उसने कौन सी कैपिटल बनाई? पहले आगरा कैपिटल बनाई, ठीक है। ड्यूरिंग 5060 अकबर कंस्ट्रक्टेड द फोर्ट ऑफ आगरा विद रेड स्टोन। 1560 में अकबर ने आगरे के किले का निर्माण करवाया और जो इसके रेड स्टोन से, जो आसपास के क्षेत्रों में रेड स्टोन था, उससे इसका आगरा के किले का उसने निर्माण करवाया। इन 1570 1570 के दशक में उसने एक नई कैपिटल बनाने का इरादा किया। डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल, फतेहपुर सीकरी। दूसरी कैपिटल कौन सी बनाई 1570 में? फतेहपुर सीकरी। वन ऑफ द मेन रीजन प्रॉम्प्टिंग दिस मे हैव बीन, इसको बनाने का एक कारण ये भी था, इसका बनाने का निर्णय उन्होंने क्यों लिया? हो सकता है इसलिए लिया हो, वन ऑफ द मेन रीजन मे बी, हो सकता है दैट सीकरी वॉज लोकेटेड ऑन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर। अजमेर आपको पता है क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वहां पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, जिसपे हमने पीछे लेसन में पढ़ा था कि अकबर उस दरगाह पे बहुत बार जाया करता था अपने टाइम में। जब उसको किसी राज्य में जीत प्राप्त होती थी तभी वहां जाता था, जहां उसके जैसे बेटा हुआ तभी वहां जाता था। तो ऐसे वो कई बार जाता, इसलिए उसने जो अपनी राजधानी बनाई फतेहपुर सीकरी, उसी रोड पे बनाई कि सीधा वहां पे जाया जा सके, अजमेर जाया जा सके, जो कि एक बहुत ही तीर्थ स्थल बन चुका था, इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर, तीर्थ स्थल बन चुका था। और एक बात और भी है कि अकबर ने जो चिश्ती सिलसिले के सूफी थे उनके साथ उसका बड़ा अच्छा संबंध, रिलेशनशिप उसने बनाए रखा था। मुगल एम्परर एंटर्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद द सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ उसके बहुत घनिष्ठ संबंध रहे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मस्जिद भी बनाई, जुम्मा मस्जिद के पास ही शेख सलीम चिश्तियों के सिलसिले का एक शेख सलीम चिश्ती था, उनकी दरगाह भी उसने वहां पे बनाई। और एक और बात अच्छी जो जहां पे याद करने वाला क्वेश्चन है, द एनॉर्मस आर्क्ड गेटवे, बुलंद दरवाजा के नाम से एक बहुत बड़ा दरवाजा उसने बहुत बनाया, जिसकी आर्क्ड मीन जिसमें गुलाई जो होती है, जैसे पिक्चर में देखोगे जो इसके गेट के ऊपर जो गुलाई या राउंड है उसे क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं कि वहां पे उसने एक मकान है जिसकी के मेहराब, उसको हिंदी में मेहराब बोलते हैं, प्रवेश द्वार की मेहराब, जिसको हम कह सकते हैं गुलाई जो दी हुई है उसे गेट के सामने दे रहे हो ना, जो सामने ऊपर वाला जो चीज है वो इसकी गुलाई दी हुई है इसको, तो उसे क्या बोलते हैं? मेहराब। तो बुलंद दरवाजा बनाया, इसका मतलब क्या था? वॉज मेंट टू रिमाइंड विजिटर्स ऑफ मुगल विक्ट्री ऑफ गुजरात। ये किस याद में बनाया गया? जब अकबर ने गुजरात के ऊपर जीत प्राप्त की, गुजरात के क्षेत्र को जब जीता उसने, तो उसकी याद में उसने क्या बनाई? जहां पे एक
बुलंद दरवाजा बनाया। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। क्यों बनाया गया? क्योंकि ये गुजरात की विक्ट्री को याद करवाने के लिए, टू रिमाइंड द विक्ट्री ऑफ गुजरात, उसके लिए इसको बनाया गया। इन 1585 द कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड टू लाहौर। अब फतेहपुर सीकरी से फिर कहाँ पे चेंज करती? लाहौर। 1585 में, पहले 1570 में फतेहपुर सीकरी बनाई थी और 1585 में क्या बना दिया? लाहौर को उसने कैपिटल बनाया। अब इसका भी कारण था लाहौर को क्यों कैपिटल बनाया। इसके लिए टू ब्रिंग नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेटर कंट्रोल। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का एरिया जो आज भी हमारे देश के लिए भी, जो आज भी हमारे लिए खतरे का स्थान बना हुआ है, उस समय भी उत्तर पश्चिम से बहुत सारे हमलावर जहां पे आते थे, ईरान अफगानिस्तान से, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो अकबर ने राजधानी किसको बना लिया? लाहौर को बना लिया। तो हम देखें कितनी बार चेंज किया, पहले आगरा बनाया बाबर ने, फिर फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाई, फिर उसने लाहौर को बनाया। तो ऐसे कैपिटल उन्होंने 3 कैपिटल उनके टाइम में चेंज हुई जो हमने अभी देखी है। ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दोनों क्वेश्चन आपने अच्छे से याद करने हैं जो मैंने आपको दिए। शाहजहां हैड अ पैशन फॉर बिल्डिंग एक्टिविटीज। उसके बाद किसका राज आया? अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आया। और शाहजहां को बहुत ही शौक था निर्माण करने का, बिल्डिंग निर्माण करने का बहुत शौक था। मोनार्किकल कल्चर्स एज वी सीन इन केस ऑफ अर्ली रूलर्स was the most visible and tangible sign of dynastic power, wealth and prestige। हम देखते हैं कि पीछे भी हमने जो पढ़ा, जैसे हमने साउथ के राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ा, फिर हमने अशोक के बारे में पढ़ा। इन सबको क्या था? अपनी डायनेस्टिक पावर दिखाने के लिए, राजवंशीय सत्ता, धन और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए ये क्या करते थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। क्यों बनाते थे? राजवंशीय सत्ता दिखाने के लिए, धन और प्रतिष्ठा का सर्वाधिक स्पष्ट और ठोस प्रतीक थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये पावरफुल डायनेस्टीज थी, जो कि पहले भी हमने देखे हैं, जिनके मैंने आपको नाम बताया, अशोक ने, जहाँ कृष्णदेव राय ने, और भी जो राजे हुए उन्होंने सबने कंस्ट्रक्शन करके ये शो की कि उनके पास सत्ता है, धन और प्रतिष्ठा है। In 1648, the court, army and royal household moved from Agra to newly completed imperial capital शाहजहानाबाद। अब एक और कैपिटल बनाई इन्होंने in 1648 में किसका राज था? शाहजहां का। तो शाहजहां ने एक नई कैपिटल बनाई आगरा से वापस, मूव्ड फ्रॉम आगरा टू न्यूली कंप्लीटेड, एक नए इंपीरियल कैपिटल में उसने अपने आप को चेंज कर लिया। शाहजहानाबाद चले गए। शाहजहानाबाद क्या? इट वाज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली के जो पुराना शहर था दिल्ली, उसके अंदर ही ये शाहजहानाबाद एक नया इलाका जोड़ा गया, विद द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद, विद द बाजार, चांदनी चौक एंड स्पेशियस होम्स फॉर नोबिलिटी। वहां पे क्या क्या बनाया गया? जो नया, जिसको हम बोलते हैं नई दिल्ली, न्यू दिल्ली बोलते हैं ना, जैसे शाहजहानाबाद न्यू दिल्ली, तो उसमें क्या क्या बनाया गया? द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और बाजार, जिसको चांदनी चौक, जैसे बहुत मशहूर बाजार है चांदनी चौक दिल्ली का, और स्पेशियस होम्स फॉर नोबिलिटी। और अपने जो उनके अभिजात वर्ग था, अभिजात वर्ग मीन्स जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके लिए भी उन्होंने वहां पे स्पेशियस होम्स बनाए। ठीक है। अब चौथी कैपिटल होगी ना शाहजहानाबाद, पहले आगरा, उसके फतेहपुर सीकरी, उसके लाहौर, लाहौर के बाद फिर आगरा, आगरा के बाद फिर शाहजहानाबाद, जिसको दिल्ली का ये न्यू दिल्ली बोलते हैं शाहजहानाबाद को। नेक्स्ट है मुगल कोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल दरबार। मुगल दरबार में कैसे कैसे व्यवस्था थी और कैसे राजा के दरबार में जो लोग हैं वो कैसे जाते थे, ये हमने देखना इम्पोर्टेंट है इसमें भी। मुगल कोर्ट, मुगल दरबार। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट फोकस्ड ऑन द सॉवरन, mirrored his status as the heart of society. Its centerpiece was therefore the throne, the तख्त, जो था शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया था। कहने का मतलब जो राजा का बैठने का स्थान था वो इतना अच्छा, उसको इतना अच्छा सॉवरन शक्तिशाली बनाया गया था कि वो एक तरह से सेंटर पीस था लोगों के दिल में बैठने के लिए। हार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया था। जो थ्रोन था, थ्रोन मीन्स तख्त, जिसके ऊपर राजा राज सिंहासन कह सकते हैं। क्रॉनिकल्स ले डाउन विद ग्रेट प्रिसीजन
द रूल्स डिफाइनिंग स्टेटस अमंग द मुगल एलाइट्स। क्रॉनिकल्स में जो हमने इतिहास में पढ़ा है, उनके इतिहास में हमने क्या लिखा है कि जो इतिवृत्तों में कि मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी स्पष्टता से सामने लाया गया था। मुगल एलाइट्स में जो मुगल ऑफिसर है उनके बीच में जो रूल्स डिफाइन किए गए थे, जो उनके साथ और नियम बनाए गए थे, उनके स्टेटस को ध्यान में रखते हुए वो बड़े ध्यान से लिखे गए थे। इन द कोर्ट स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय स्पेटियल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। सबसे पहली बात तो कोर्ट का स्टेटस कि कोर्ट में किस दरबारी का स्टेटस कितना है, वो इस बात से किसकी उसकी हैसियत कितनी है, इस बात से अंदाजा लगाया जाता था कि वो राजा के कितनी दूर बैठा है या कितनी पास बैठा है। नेचुरली जो पास बैठा है राजा के, उसका जो स्टेटस है वो ज्यादा। जैसे हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर बैठता है, होम मिनिस्टर के साथ फिर हमारे आजकल रक्षा मंत्री बैठते हैं। तो ऐसे जो स्टेटस देखा जाता है कि पहले नंबर पे प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पे हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है, तीसरे नंबर पे रक्षा मंत्री। तो ऐसे जो जगह होती है बैठने की, वो स्टेटस को डिटरमाइंड करती है, निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति का, किस जो कोर्टियर है उसका कितना स्टेटस है। ठीक है। द प्लेस अकॉर्डेड टू ए कोर्टियर बाय द रूलर वॉज अ साइन ऑफ हिज इम्पोर्टेंस इन द आईज ऑफ एम्परर। ये भी बात है कि जो प्लेस, जो जगह उसको दरबारी को वहां बैठने के लिए मिलती है, वो ये निर्धारित करती है कि राजा बादशाह की आंखों में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बादशाह उस व्यक्ति को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जिस जगह पे उसको बैठाया गया। जो प्लेस है वो डिटरमाइन करती है कि जो इस व्यक्ति का जो स्टेटस है वो कितना है। वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन, जब एक बार वो अपने तख्त पे बैठ जाता है, जब राजा एक बार अपने तख्त पे बैठ जाता था, तो नो वन वॉज परमिटेड टू लीव फ्रॉम हिज पोजीशन। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को भी अपनी जगह पे हिलने की अनुमति नहीं थी। ये क्या सारे मुगल दरबार में बैठने के रूल्स है, नियम है मुगल दरबार में बैठने के रूल्स। वंस द एम्परर सेट, अगर एक बार बैठ गया तो उसके बाद कोई भी उस दरबार में से हिलेगा नहीं। सोशल कंट्रोल इन द कोर्ट सोसाइटी वाज एक्सरसाइज्ड थ्रू केयरफुली डिफाइंड रूल्स। सोशल कंट्रोल, जो उनके ऊपर कंट्रोल था, सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार था दरबार में, मान्य संबोधन थ्रू केयरफुली डिफाइंड रूल्स। इसके लिए भी मान्य नियम बने हुए थे कि कौन अपने सामाजिक अस्तित्व के, सामाजिक नियंत्रण में किस तरह बात करेगा, उसके लिए भी नियम बने हुए थे। अब उसके लिए कौन से नियम बने हुए थे? विच वर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट, जो कोर्ट में ही लागू होते थे। द स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एटिकेट्स वॉज नोटिस्ड एंड पनिश्ड इन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। थोड़ा सा भी अगर संबोधन में या शिष्टाचार में या बोलने में थोड़ी सी भी गलती होती है, उल्लंघन होता है, तो उसी समय ऑन द स्पॉट उनको क्या दी जाती, सजा दी जाती थी। द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन क्या होता है? प्रणाम करना, उनको अभिवादन करना। ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन हियरार्की। जिस तरीके से उसको अभिनंदन किया जाता था, उससे पता चलता था कि उस व्यक्ति की हैसियत कितनी है। द डीपर प्रोस्ट्रेशन, पूरी तरह झुकना, नीचे सिर लगा के हाथ ऐसे करके पूरी तरह झुकना, रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस। जिसके आगे कोई पूरी तरह झुकता है उसका हायर स्टेटस है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वाज द सिजदा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन मीन्स पूरी तरह जमीन को चूमना, जमी बोस जिन्हें कहते हैं, जमी बोस होना। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन, सबसे ज्यादा जो तरीका था शाहजहां, जो तरीका था सबसे झुकने का, वो क्या था? जमीन दंडवत लेटना। जैसे हम भगवान के मंदिर में जाके दंडवत लेटते हैं, तो ऐसे ही मुगल राजाओं के आगे भी पूरी तरह दंडवत लेट के कंप्लीट झुकना। अंडर शाहजहां दिस रिचुअल वर रिप्लेस्ड विद द चहर, तस्लीम एंड जमीन बोस। इसमें तो प्रोस्ट्रेशन पूरा झुकना था, जमीन तक झुकना था, सिजदा करना था। शाहजहां के अंदर क्या चेंज हुआ कि पूरी तरह जमीन को चूमना ही है। जब सैल्यूटेशन करनी है, जब अभिनंदन करना राजा का, तो जमीन को पूरी तरह टच करना है। द प्रोटोकॉल गवर्निंग डिप्लोमेटिक एनवाइज एट द मुगल कोर्ट वर आल्सो क्लियर। प्रोटोकॉल ये भी नियम थे, जो मुगल दरबार में राजनीतिक दूत आते हैं, जो बाहर से राजनयिक दूत आते हैं, उनके लिए भी क्या है, ये रूल क्लियर थे। एन एम्बेसडर, उनसे भी ये अपेक्षा की जाती थी कि वो भी ऐसे ही झुके राजा के सामने आकर, जैसे बाकी लोग झुकते हैं। जहाँ पे एक बार क्या हुआ, द एन एम्बेसडर प्रेटेंडेड टू मुगल एम्पायर वाज एक्सपेक्टेड
ऑफर बाय बोइंग डीपली और किसिंग द ग्राउंड। वो ये भी एक्सपेक्ट करते थे, वो ये चाहते थे कि कोई भी मुगल दरबार में एम्बेसडर आता है वो राजा के सामने जमीन को चूम के बैठेगा। थॉमस रो, एक बार कौन आया वहां पे, थॉमस रो, द इंग्लिश इनवाई ऑफ जेम्स वन। जेम्स वन राजा का नाम है, इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का एक दूत आया, उसका नाम थॉमस रो है। सिंपली बोर्ड बिफोर जहांगीर, और सिंपली जैसे साधारण जैसे झुकते हैं, थोड़ा सा हल्के से झुके, बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम्स, वो अपने कस्टम्स के अनुसार, यूरोपियन रिवाज के अनुसार वो थोड़ा सा झुका। एंड फर्दर शॉक द कोर्ट, और न्यायालय को और भी उसने शॉक कर दिया जब उसने बैठने के लिए चेयर मांगी, बाय डिमांडिंग अ चेयर। जब उसने आके चेयर मांगी वहां पे, तो सारा जो दरबार थे वो शॉक्ड हो गए। अब अचंभित कर दिया उन्होंने कि कोई किसी की इतनी हिम्मत के जहां पे कोई आके चेयर भी मांगे। द एम्परर बिगेन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस प्रेयर्स। राजा अपना बादशाह दिन का शुरुआत कैसे करता था, सूर्योदय के समय अपने व्यक्तिगत भगवान की प्रार्थना से, अपने प्रार्थना के साथ। एंड देन अपीयर्ड ऑन अ स्मॉल बालकनी, फिर बालकनी में आ जाता था, सज्जे पे आ जाता था। और द जरोखा फेसिंग द ईस्ट, पूर्व की तरफ अपना मुंह करके, जरोखा मीन्स होता है, जरोखा दर्शन मीन्स अपनी खिड़की में से दर्शन देना, जैसे कह सकते हैं छज्जे में आना, बाहर छज्जे में आके वो लोगों को दर्शन देता था। जहांगीर जरोखा दर्शन वाज इंट्रोड्यूस, ये जरोखा दर्शन था जो वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, ये याद है बाय अकबर। ये जरोखा का दर्शन था वो किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। विद ऑब्जेक्टिव, क्यों शुरू किया था, ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इंपीरियल अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। जरोखा दर्शन शुरू इसलिए की थी कि उनका उसका उद्देश्य क्या था कि जन विश्वास के रूप में, कि लोगों को विश्वास हो कि जो शाही सत्ता है वो उनकी बात को मानने वाली है। शाही सत्ता में जाके वो अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं। स्वीकृति को और विस्तार देना था कि जो लोग वहां पे आएंगे, इसका मतलब क्या है, वो शाही सत्ता को स्वीकार करते हैं और विस्तार देते हैं। तो बार बार हर रोज क्या होता था, जो बादशाह था वो जरोखा दर्शन देता था और लोगों की फरियादें सुनता था। तो ये शुरू किसने किया, जरोखा दर्शन, अकबर ने शुरू किया। ठीक है, तो इसमें ये सारे तरीके हैं कि कैसे सैल्यूटेशन करनी है, कैसे आके बैठना है। तो ये सारे जो सभी कोर्टर्स को, सभी दरबारियों को ये बताया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन स्पेशल ओकेजन। स्पेशल ओकेजन कई बड़ी ऐसे मौके आते हैं जो उनके लिए बड़े स्पेशल होते थे। स्पेशल ओकेजन सच एज एनिवर्सरी ऑफ द असेशन टू द थ्रोन। जैसे मान लो राजा जब सिंहासन रोहण किया, जब राजगद्दी पे बैठा, राजगद्दी पे बैठने के टाइम वो उनके लिए स्पेशल होता था। जैसे हम कहते हैं जिस दिन वो राजा बना, उस दिन के जो स्पेशल डे होता है, उस डेट को स्पेशल मानते हैं, एनिवर्सरी मानते हैं। ईद, या ईद का दिन है, या शहबे बरात एंड होली। द कोर्ट वाज फुल ऑफ लाइफ। पूरी जो इन अवसरों पर जो दरबार होता था वो रंग बिरंगे बदनवार और बड़े अच्छी तरीके से उनको सजाया जाता था। किस कौन कौन से मौके हैं, एनिवर्सरी ऑफ द असेशन टू द थ्रोन, ईद एंड शहबे बरात एंड होली। चार जो ऐसे हैं फेस्टिवल, जो चार ऐसे अवसर होते थे, ओकेजन होते थे जहां पे कि पूरी तरह से कोर्ट को सजाया जाता था। द मुस्लिम किंग सेलिब्रेटेड 3 मेजर फेस्टिवल्स। ये तो ओकेजन है, इन अवसरों पे सजाया जाता था। और जो राजा थे वो 3 फेस्टिवल मनाते थे एक साल में। द सोलर एंड लूनर बर्थडे, उनके हिसाब से सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, शासक का सोलर एंड लूनर बर्थडे शासक का। एंड नौरोज, द ईरानियन न्यू ईयर, नौरोज जन्मदिन पर। और फारसी नव वर्ष, यूनानी नया वर्ष था जो वो नौरोज को मनाते थे। न्यू ईयर ऑन द वर्नल एक्विनॉक्स, बसंतागमन के अवसर पर उसको मनाया जाता था, नौरोज को मनाया जाता था। ईरानी न्यू ईयर ऑन द बसंतागमन। ऑन हिज बर्थडे द monarch was weighed against various commodities which were distributed in the charity। राजा के बर्थडे पर राजा को तोला जाता था, बहुत महंगी महंगी चीजों के साथ, कीमती चीजों के साथ तोला जाता था। और बाद में जिन वस्तुओं से तोला जाता था उनको क्या करते थे, दान कर दिया जाता था
गरीबों में उसको बांट दिया जाता था। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, पदवियां और उपहार और भेंट। टाइटल्स कैसे लोगों को, जो ऑफिसर होते थे उनको कैसे भेंट दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे और टाइटल दिए। टाइटल होते पदवी देना। ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय मुगल एम्परर्स एट द टाइम ऑफ कॉरोनेशन और आफ्टर अ विक्ट्री ओवर अ एनिमी। जैसे अब मैंने पीछे पढ़ा था हमने, ग्रैंड टाइटल्स कौन कौन से अडॉप्टेड किए मुगल एम्परर, जैसे शाहजहां, ठीक है, जैसे जहांगीर। जहांगीर मीन्स सारे संसार को जीतने वाला जहांगीर, ऐसे शाहजहां रखा था। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था औरंगजेब ने रखा था आलमगीर। तो ऐसे वो टाइटल अडॉप्ट करते जब कोई जीत के आते थे, जहां उनको कॉरोनेशन करते थे। जहां कॉरोनेशन क्या होता है, जब वो अपने राज्याभिषेक होता था उनका, उस समय पे वो अपने आप को पदवियां धारण करते थे। द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स टू मैन ऑफ द मेरिट वॉज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी। जो मुगल राजा थे वो अपने योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल राजतंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। एक महत्वपूर्ण नीति थी उनकी ये, कि जो उनके लोग उनकी ज्यादा विश्वास पात्र हैं या ज्यादा अच्छा काम करते हैं, उनको भी वो टाइटल्स अदा करते। टाइटल आसिफ खान, टाइटल आसिफ खान का टाइटल दिया एक, जो सबसे उच्चतम था, जो सबसे उच्च मंत्री को दिया जाता था, आसिफ खान। फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट मिनिस्टर्स ऑरिजिनेटेड विद आसिफ, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता था उसके आगे क्या लगाते थे, आसिफ खान का टाइटल लगता था। द लेजेंडरी मिनिस्टर ऑफ द प्रॉफिट किंग सुलेमान, क्या था, किसके नाम से लिया गया था, जो कि एक पैगंबर शासक सुलेमान का कल्पित मंत्री से हुआ था, कि उसका एक मंत्री है, उसका नाम था आसिफ, इसलिए जो हाईएस्ट मिनिस्टर होता था उसके नाम के आगे क्या लगाते थे, आसिफ खान। द टाइटल मिर्जा रजा, मिर्जा राजा भी, ऐसे ही टाइटल मिर्जा राजा की पदवी was accorded by Aurangzeb to his two highest ranking nobles, जय सिंह एंड जसवंत सिंह। दो राजा थे, जो नोबल्स थे, जो ऑफिसर्स थे औरंगजेब के, जय सिंह एंड जसवंत सिंह। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, मिर्जा राजा का जो टाइटल है वो किसको दिया गया, जय सिंह और जसवंत सिंह को ऑरंगजेब ने अपने दो नोबल्स को दिया। टाइटल कुड बी अर्नड और पेड फॉर मीर खान ऑफर्ड 1 लाख टू औरंगजेब फॉर टू राइट लेटर A to be added to his name to make मीर खान। जैसे एक वो था, उनका ऑफिसर था मीर खान, उसने 1 लाख रुपया देके अपने लिए टाइटल खरीदा ए लगाने के लिए, इसके अमीर के आगे ए लगाना, उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि रुपए देकर भी टाइटल को खरीदा जा सकता था। अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का उसने प्रस्ताव किया था, कि उसे 1 लाख रुपया देगा, उसके आगे अमीर लगा दो, अमीर खान। तो टाइटल्स जो मुगल राजा थे खुद भी लेते थे, और अपने जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स होते थे, जो हाईएस्ट मिनिस्टर होते थे, आपको आ सकता है मिर्जा खान, मिर्जा राजा, ये टाइटल्स। एक अमीर खान, ये भी टाइटल है। तो ऐसे टाइटल्स वो अपने आप को लेते, अपने ऑफिसर को भी लेते थे और खुद भी अपने आप लेते थे। अदर अवार्ड्स और रॉब ऑफ ऑनर, और भी पुरस्कार थे सम्मान के। रॉब ऑफ ऑनर, रॉब ऑफ ऑनर क्या है कि ऐसा एक सुरोपा होता है जिसे सर से पाम तक पहना जाता है। जैसे आपने देखा मुगल जो राजाओं के कपड़े थे, आपने पिक्चर में देखा है कि बड़े सिर से लेके पैर तक उनके लंबे लंबे जो थे वो थे उनके वो हुआ करते थे सुरोपाज, उसको सुरोपा कहते थे। एंड 1 गिफ्ट सुरोपा हैड 2 फूट कंसिस्टेड अ ट्यूनिक, टर्बन एंड अ सैश, पटका। इसमें ये सामान जो हेड 2 फुट सुरोपा होता था, उसमें एक ट्यूनिक होता था, टर्बन एंड सैश, पटका जिसे कहते हैं। रॉब ऑफ ऑनर भी दिया जाता था और ये भी उनको दिया जाता था। कौन कौन से हो गए अवार्ड्स, कौन से हो गए, रॉब ऑफ ऑनर एंड सुरोपा गिफ्ट। जेवल्ड ऑर्नामेंट वर ऑफन गिवन एज गिफ्ट्स बाय द एम्परर, जो गहने होते थे, जेवल्ड ऑर्नामेंट, जैसे अपने गले का हार उतार के दे दिया, तो ऐसे जो गिफ्ट होते थे, भेंट होती थी, उपहार होते थे, वो तो राजा अक्सर देते रहते थे। द लोटस ब्लोजम सेट विद जेवल्स, जिसे पद्मा मुरुसा कहते हैं, क्या पद्म मुरुसा, वॉज गिवन ओनली द इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लोटस ब्लोजम मीन्स एक बादशाह कमल की मंजरियों वाला रतन जड़त गहनों का सेट, रतन जड़त गहनों का सेट होता था एक, पद्म मुरस्सा कहते थे जिसे, वो तो बहुत ही
किसी खास उपहार में प्रदान करते, किसी खास बात पे बहुत ही विशेष परिस्थिति होती थी तो तब ये अब जो सेट ऑफ जेवल्स है ये दिया जाता था। इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस गिफ्ट वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ये तो आज भी हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन में जैसे कि जैसे राजदूत आया दूसरे राज्य से तो एक दूसरे को गिफ्ट देना ये तो ऑनर या रिस्पेक्ट की बात समझी जाती थी। एम्बेसडर्स परफॉर्म दिस द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नेगोशिएटिंग ट्रीटीज। जो राजदूत आपस में वो कराते थे, समझौते कराते थे। निगोशिएटिंग क्या होता है? समझौता कराना किसी बात का, निगोशिएटिंग समझौते कराते थे। एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर्स, और जो आपस में शक्तिशाली शक्तियां होती थी उनके बीच में क्या करते थे? एम्बेसडर्स। आज भी हम देखते हैं हमारे एम्बेसडर्स यही काम करते हैं। हर देश में एक हमारा एम्बेसडर होता है, वो हमारे देश की नीतियों को उस देश के साथ देश के सामने रखता है और रिलेशनशिप्स को अच्छी तरह परफॉर्म बनाता है। थॉमस रो वॉज डिसअपॉइंटेड। थॉमस रो का पहले पढ़ा हमने, जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन अ रिंग ही हैड प्रेजेंटेड टू आसिफ खान was returned to him by a reason that it was worth merely 400 rupees. थॉमस रो ने एक रिंग गिफ्ट की आसिफ खान को, जो कि बड़ा हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होता है, उसको एक रिंग दी और उसने उसको रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न कर दिया? कि उसकी कीमत क्या थी? सिर्फ 400 रुपए, जबकि वो तो बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते और लेते थे। तो ये क्या था, उसने ऐसे गिफ्ट को वापस कर दिया। तो ये बहुत ही उसके लिए बड़ा ही उसको डिसअपॉइंटेड था, बड़ा निराश होने वाला था कि उसने एक रिंग दी, उसको वापस कर दिया गया। अब इसकी असाइनमेंट इसी जो मैंने वीडियो बनाई है, इसी हमारे टॉपिक 6 सब टॉपिक 6 है इसकी जो वीडियो, इसके क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी है सारे। मैंने क्वेश्चन बीच में से दिए बेटे, आपको सब समझ जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने नहीं किया, मैंने हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन किया बीच में। नेम द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। कैपिटल सिटीज के नाम बताओ जो कि मुगल उसके टाइम में थी, सारे मुगलों के टाइम में थी। तो मैंने अच्छी तरह आपको अंडरलाइन किया है। पहले आगरा और सारे मैंने बताया आपको, शाहजहानाबाद, दूसरा सब मैंने सबके नाम आपके सामने बताए हैं। पहले आगरा था, उसके बाद किसको बनाया गया? आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के बाद फिर आगरा बनाया गया, उसके बाद फिर लाहौर बनाया गया, फिर उसके बाद शाहजहानाबाद लास्ट में थी, जो कि न्यू दिल्ली का नाम है। वेयर एंड वाई बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है और उसे क्यों बनाया गया? यही मैंने अंडरलाइन करके बताया आपको। पिक भी दिखाई है मैं साथ को बुलंद दरवाजे की। ये आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, किसने बनवाया इसको? अकबर ने बनाया। क्यों बनाया? गुजरात की जित के ऊपर बनाया उसने। एनालाइज हाउ द मुगल एम्परर्स कोर्ट प्रोसीजर्स रिफ्लेक्टेड हिज स्टेटस एंड पावर। जैसे हमने देखा कि जो एम्परर की कोर्ट है, न्यायालय है, दरबार है, उसमें जो प्रोसीजर थे वो उसके स्टेटस और पावर को कैसे एनालाइज करते थे, कैसे बताते। मुगल बादशाह के दरबार के तौर तरीके, उसके रुतबे और शक्ति को कैसे प्रदर्शित करते थे, वर्णन करें। क्योंकि कैसे वहां पे सेलिब्रेशन करने का तरीका क्या है, वहां बैठने का तरीका क्या है, ये सारा इसमें आएगा आपका। हु इंट्रोड्यूस झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन किस बादशाह ने शुरू किया? नेम 3 फेस्टिवल्स दैट सेलिब्रेटेड बाय मुगल किंग्स। 3 ऐसे त्योहार, मुगल राजाओं द्वारा मनाए जाने वाले 3 त्योहारों के नाम लिखे। नेम 4 स्पेशल ओकेजन्स। मुगल कोर्ट व्हेन राजमहल वाज डेकोरेटेड। जब मुगल कोर्ट को, मुगल दरबार को और राजमहल को सजाया जाता था, वो कौन से 4 ऐसे ओकेजन होते थे? ये मैंने आपको लिखा है। ईद, होली एंड जब वो असेंडिंग करते थे थ्रोन पे, तो ये सारे 4 उसमें आएंगे। नेम 3 टाइप्स ऑफ गिफ्ट गिवन बाय मुगल रूलर्स टू देयर कोर्टियर्स। अपने दरबारियों को कैसे गिफ्ट देते थे? 3 तरह के गिफ्ट उनके नाम लिखो। मुगल राजाओं द्वारा अपने दरबारियों को दिए जाने वाले 3 प्रकार के तोहफों के नाम लिखे। नेम द टाइटल्स गिवन बाय मुगल किंग्स। मुगल राजाओं द्वारा दी जाने वाली पदवियों के नाम लिखो। आसिफ खान, आमिर खान, तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारे क्या हैं? टाइटल्स जो उनके द्वारा दिए जाते थे। तो ये हमारी इसका 6 जो सब टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ बेटा। तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको समझ आए तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को, जिनको भी आप जानते हो, किसी जरूरी नहीं कि हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, तब उनको भी आप इनको सब्सक्राइब, उनको बता सकते हो इसके बारे में, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।